हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी और उसमें हमारे मेन टॉपिक्स थे इलेक्ट्रिक करंट कैसे सेटअप होती है एंड आफ्टर दैट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। रेजिस्टेंस जब क्रिएट होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर तो उसका कॉज क्या होता है, राइट, एज वेल एज डिपेंडेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। फिजिकल डायमेंशंस कल मैंने आपको बताई थी कि रेजिस्टेंस फिजिकल डायमेंशंस का मतलब किसी भी कंडक्टर का जो मेजरमेंट है ये मेजरमेंट फिजिकल डायमेंशंस कहलाता है। बट रेजिस्टेंस फिजिकल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। तो कल मैंने आपको कंडीशंस नहीं बताई थी। कंडीशंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो टेम्परेचर एंड प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है। तो अब अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन सब कुछ बदलते हो तो इसका मतलब है आपने फिजिकल कंडीशंस चेंज किए हैं। जब फिजिकल डायमेंशंस की बात होती है तो सिर्फ मेजरमेंट होता है। अब फिजिकल कंडीशंस में मेनली टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर पर मैंने आपसे कहा था रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है डायरेक्टली और सिर्फ दो ही फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, वो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, और वो थे टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। अब बात आगे बढ़ती है रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आप देखिए टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का कॉज है कोलिजन। किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का जो कोलिजन है वो फास्ट हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन अगर फास्ट हो जाता है, ठीक है, तो आप सोच लीजिए टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। तो कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक। और उसके लिए आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन याद रखनी है, दैट इज RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की इक्वेशन RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, इसको आप लिख सकते हो RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है भाई। अब आप देखिए R0 क्या है, R नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मेटल कहलाता है। किसी भी मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है उसके लिए 11वीं क्लास की थर्मोडायनामिक्स ब्रांच में जाइए और उसमें आपने एक्सपेंशन पढ़ा है। उस एक्सपेंशन में आपने पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन बीटा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा। कंडक्टर में कौन सा एक्सपेंशन होगा, लीनियर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या हुआ, अल्फा। तो जिसको हम यहाँ पर 12th में टेम्परेचर कोफिशिएंट कह रहे हैं, ये किसी भी मेटल का अल्फा होता है जो आप 11वीं क्लास में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ इसका नाम क्या है, यहाँ इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द मेटल। तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो, ठीक है। किस इक्वेशन से दिया था, रिजल्ट आपके सामने है, ओके। एंड आफ्टर दैट मैंने आपसे कहा था इससे पहले वाली वीडियो में कि अब हम आगे बढ़ते हैं उन साइंटिस्ट के नाम से जिन साइंटिस्ट के नाम से रेजिस्टेंस की यूनिट है, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट जिन साइंटिस्ट के नाम से उनका नाम ओम्स है। ओम्स ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, इसको ओम्स लॉ कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी को गवर्न करता है। पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी इज गवर्न्ड बाय द ओम्स स्टेटमेंट। ओम्स स्टेटमेंट से ही गवर्न होती है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें हम ओम्स लॉ पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ओम्स स्टेटमेंट क्या है, फॉर दैट आगे बढ़ते हैं भाई। फिर अगेन एक कंडक्टर हम लेते हैं, जो कंडक्टर अपने कल ज्वाइन किया था बैटरी से, एज सच उस कंडक्टर को हम दोबारा बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो आप देखिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सेल से कनेक्ट करते हैं, ठीक। कल मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, रियलिटी में चैप्टर आपको तभी क्लियर होगा जब सारे वीडियोस को आप लिंक करके देखेंगे। अगर सारे वीडियोस को लिंक करके नहीं देखेंगे, अगर आपने बीच में एक वीडियो मिस किया है तो उस कंडीशन में आपको यूनिट नहीं समझ में आने वाली है, फिजिक्स का ड्रॉबैक होता है, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब कंडक्टर कनेक्ट होता है किसी बैटरी से, बैटरी सबसे पहले अपना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करती है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, बट मैंने नहीं पढ़ाया आपको, वो यूनिट लाऊंगा, ठीक है।
बीच में थोड़ा गैप आ गया तो मैं सेकंड स्टार्ट करता हूँ क्योंकि आप फर्स्ट डिले हो चुकी है, इसलिए मैं सेकंड यूनिट पर आया। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। क्लियर? तो अब आप देखिए इस बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव इस पूरे फील्ड में क्या है? पूरे फील्ड में पोटेंशियल जगह पोटेंशियल डिफरेंस है। जब आपने किसी कंडक्टर को कनेक्ट किया है तो कंडक्टर की जो एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट हुआ है दैट इज V, और इसमें करंट पास हो रही है I। ठीक है, इसमें करंट सेटअप हुई है I। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस V एंड इसमें जो करंट पास आउट हो रही है दैट इज I। ठीक, ओम्स ने रिसर्च की है, इसको आप ओम्स लॉ कहते हैं। लेबोरेटरी रिसर्च है एंड आफ्टर दैट फिजिक्स में हर कॉन्सेप्ट लेबोरेटरी रिसर्च है, उसके बाद देन फिर थ्योरेटिकली आपकी बुक में। ठीक, ओम्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन सेम, अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल डायमेंशंस की बात नहीं हो रही है, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेंपरेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अगर ये सारी सेम रहती हैं, सारी कांस्टेंट रहती हैं, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, दैट इज V is directly proportional to I or V is equal to RI. Here R is constant called resistance of the conductor. कल मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म आई है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म आई है तो कांस्टेंट टर्म रेजिस्टेंस कब है? जब किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस सेम रहती हैं। अगर फिजिकल कंडीशंस चेंज होती हैं तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म नहीं है, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो ओम्स स्टेटमेंट को ध्यान से अच्छे से समझ के रखिए, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में मैं देखता हूं कि आप 99% गलत स्टेटमेंट बोलते हो, ठीक है, रटने की कोशिश करते हो जिसकी वजह से इनकरेक्ट हो जाता है और इस आर को ही आप ढंग से नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते, ठीक है भाई। रेजिस्टेंस कांस्टेंट टर्म कब है? जब किसी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट्स, ठीक है, फिजिकल स्टेट्स सेम रहती हैं, जिसके अंदर डायमेंशंस एज वेल एज कंडीशंस मतलब टेंपरेचर एंड प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है। तो किसी भी कंडक्टर का टेंपरेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया, क्रॉस सेक्शन अगर फिक्स्ड है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट गिवन बाय ओम्स। इसको हम क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। रिजल्ट आपके सामने है और यहां से हमारे पास रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है दैट इज इक्वल टू V अपॉन I। तो फिक्स कंडीशंस में आप किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू V अपॉन I। 12th के बच्चे लेबोरेटरी में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट, ठीक, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ वेरिफिकेशन एंड डिटरमाइन द रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बाय फाइंडिंग द रेजिस्टेंस बाय द ओम्स लॉ, ठीक है। रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद डिफरेंट मटेरियल्स की रेसिस्टिविटी आप फाइंड आउट करेंगे 12th क्लास के पहले प्रैक्टिकल में, क्लियर। तो अब आप देखिए रेसिस्टिविटी के साथ इसका क्या रिलेशन था वो कल आप पढ़ चुके थे। R इक्वल टू लिखा था मैंने, R इक्वल टू रो L अपॉन A। अगर आप रो को अलग करते हैं तो रो इक्वल टू R A by L। अब रेसिस्टिविटी की यूनिट मैंने नहीं बताई तो मैंने आपसे कहा कि यूनिट रटने की जरूरत नहीं है, फार्मूले से यूनिट निकालना सीखिए, ठीक है। R ओम्स होता है, A मीटर स्क्वायर है अपॉन मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्या बचेगा? रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम मीटर। रेसिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर हो जाएगी। 12th के बच्चे को कुछ भी नहीं लिखना है, क्रिएट करना सीखिए, ठीक है, कुछ भी नहीं रटना, ठीक, सिर्फ आपको क्या करना है, सब कुछ एवेल्युएट करना है और विद इन नो टाइम ये एवेल्युएट हो जाता है और फिजिक्स से आपकी लिंक हो जाती है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर रो इज इक्वल टू R A by L हम यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन I पर, ठीक। हल्का सा इंट्रोडक्शन देता हूँ जिसको आपको मैंने कहा कंबाइंड करके अगर आप फिजिक्स को रोकेंगे तो ये कंपटीशन तैयारी हो जाती है और आप इंडिपेंडेंट 12th पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट 11th पढ़ते हैं तो सिर्फ ये 11th और 12th आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस किसके अंदर होता है? सेमीकंडक्टर के अंदर भी होगा और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी होगा, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर के अंदर क्या फर्क पड़ेगा बात करेंगे, उसी समय वरना आप कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, टेम्परेचर का बात करेंगे जब इलेक्ट्रोलाइट डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? मेटल के बारे में, ठीक है। अब आप देखिए कहीं भी फिजिक्स में अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के अकॉर्डिंग रिजल्ट है B डायरेक्टली टू I। अगर B डायरेक्टली टू I है और उसके बीच आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, किसी भी एक्सिस को आप I और B कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है।
अगर आप यहाँ V कंसीडर करते हैं और यहाँ I कंसीडर करते हैं और आप ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, ग्राफ ड्रा करते हैं, तो उस कंडीशन में ये स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक। कंडक्टर्स के लिए ओम्स लॉ में जो ग्राफ है वो क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक, ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉर्म में आता है। ऑल द कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ, सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ ओबे करते हैं। जो मटेरियल्स ओम्स लॉ ओबे करते हैं उनमें बी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन देता है, बट जो मटेरियल्स ओम्स लॉ ओबे नहीं करते हैं उनमें बी और आई का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। जैसे सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ ओबे नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनका ग्राफ ड्रा करोगे बी और आई के बीच तो उस समय स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, कर्व आएगी, ठीक है। सिर्फ हिंट दे रहा हूं, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, कर्व आता है। फिलहाल यहाँ पर बी और आई के बीच जो ग्राफ है उसमें स्ट्रेट लाइन आती है। अब स्ट्रेट लाइन आती है तो अब आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे सोचेंगे आपने रट लिया इतना पोर्शन, उससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं, जहां तक मैं आपको ले जा रहा हूं वहां तक आप जाइए। अब आप देखिए ये जो लाइन है वो यहाँ से एक एंगल बनाती है जिसको थीटा कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, आप थीटा कहते हैं, स्लोप एंगल यहाँ पर क्रिएट हुआ, स्लोप एंगल कहलाएगा। आपके सामने ग्राफ गिवन है बी और आई के बीच, और बी और आई के बीच ग्राफ गिवन है, स्लोप एंगल से आपसे कहा जाए इसका रेफरेंस फाइंड आउट करिए। रेफरेंस का फार्मूला क्या है, बी अपॉन आई। अब आप देखिए ग्राफ में आई यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो ये पोर्शन आई को रिप्रेजेंट करेगा और ये पोर्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप यहाँ स्लोप एंगल से निकालना चाहेंगे किसके लिए, आर के लिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब आप आर निकालोगे, आर का फार्मूला क्या है, बी अपॉन आई। तो आप देखिए बी अपॉन आई, आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो ये रिजल्ट आर आ जाएगा किसके इक्वल, कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू कॉट थीटा। अगर ये एंगल 30, 40, 60 कुछ भी गिवन है, आपसे पूछें बी और आई नहीं गिवन है और आपसे पूछे रेफरेंस बताइए, दैट इज आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक। अगर वो एक्सिस चेंज कर दें आई और बी की, आई और बी की एक्सिस चेंज कर दें, यहाँ पर बी ले आते हैं और यहाँ पर आई ले आते हैं, तो उस कंडीशन में रटना नहीं है कि सर ने कहा था कि r इज इक्वल टू cot थीटा होता है और आप रट के बैठ गए। i और b की एक्सिस अगर चेंज कर देंगे तो उस कंडीशन में r इज इक्वल टू फार्मूला वही रहना है b अपॉन i। अब ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक है। अब आप b यहां पर ले आए और i यहां पर ले आए, b और i करेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो क्या हो जाएगा, tan थीटा, ठीक, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब आपका स्लोप एंगल से आपको रिजल्ट आ गया tan थीटा r इज इक्वल टू b अपॉन i, ठीक है भाई। ओम्स लॉ का ग्राफ और स्लोप एंगल से आप ग्राफ कैसे निकाल सकते हैं, एज वेल एज टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑन द रेजिस्टेंस, वो मैंने आपको बताया। अब आप देखिए ओम्स लॉ डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे, बोर्ड में भी कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट, सीबीएसई बोर्ड कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो आपसे स्किल चेक करता है आपकी। जब स्किल चेक करता है तो कहीं ना कहीं ट्विस्टिंग करता है, राइट। अब मैं इस पर आपको क्वेश्चन बना रहा हूं, जो क्वेश्चन जेई, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, नीट सभी में आया है, ठीक है। और उसमें आप देखिए मैथमेटिकली भी सॉल्व होता है और विदाउट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होता है, ठीक है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होता है। मैं कोशिश करता हूं मैथमेटिक्स को बचाने की, कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराने की बात करता हूं, क्योंकि मैं फेवर करता हूं मेडिकल के बच्चों की, क्योंकि मेडिकल का बच्चा सफर करता है फिजिक्स में मैथमेटिकल टूल्स की वजह से। मैथमेटिकल टूल्स वीक होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैकिंग हो जाती है, बट विदाउट मैथमेटिकल टूल्स जहाँ बहुत एसेंशियल है वही जरूरत है, अदरवाइज आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस को तोड़ सकते हो। क्लियर। तो अब आप देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में आपको कहा मैंने आईआईटी, सीबीएसई एज वेल एज नीट सभी में डिस्कस हुआ है, ठीक है भाई। ध्यान से आप इसको ट्राई करिए। ऑफलाइन होता तो मैं आपके ऊपर छोड़ता, 2 मिनट या 3 मिनट का टाइम देता एंड आफ्टर दैट सॉल्व करता, बट यहाँ डायरेक्ट आप देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स मिलेंगे, आप ट्राई कर सकते हो, सोच सकते हो। देखिए भाई ये ग्राफ अगेन मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आई है और ये वी है, ठीक है। एक कॉमन मेटल के लिए, कॉमन मेटल का वायर है, एक ही मेटल का वायर है, उस एक मेटल के वायर का फिजिकल मेजरमेंट सेम है, फिजिकल मेजरमेंट सेम है, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस है, दोनों का उसका टेम्परेचर अलग अलग है। जब उसका टेम्परेचर T1 है तो ग्राफ ये आता है, जब उसका टेम्परेचर T2 है तो ग्राफ ये आता है, ठीक है। एक वायर है, ये हमारे सामने एक कॉपर का वायर है,
इस कॉपर के वायर का लेंथ एज वेल एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, बट जब इसका टेम्परेचर T1 है, इन दिस कंडीशन जब हम V और I ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन आती है, स्ट्रेट आती है, बट ये लाइन आती है। बट जब इसका टेम्परेचर T2 होता है, T2 हमें नहीं पता क्या है, आप बताओगे, उस कंडीशन में इसका ग्राफ ये आता है। अब आपको बताना है T1 और T2 के बीच क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2, ठीक, T1 एंड T2 के बीच क्या रिलेशन होगा, ठीक, ये आपको बताना है। अब ये T1 और T2 के बीच जो रिलेशन है, अगर ये क्वेश्चन जेईई यूनिट में है, ऑप्शंस पड़े होंगे, उन ऑप्शन से आप डिसाइड करोगे कि क्या रिलेशन है, ठीक है। अब बाकी अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में है तो आपको डिसाइड करना है कि इनके बीच क्या रिलेशन है। मैथमेटिकली अभी मैंने आपको स्लोप एंगल बताया था, स्लोप एंगल से आप निकाल सकते हो, बट जिन बच्चों की मैथमेटिकल अप्रोच प्रॉपर है वो स्लोप एंगल से डिसाइड कर सकते हैं, बट जिनकी मैथमेटिकल अप्रोच प्रॉपर नहीं है, फिजिक्स वो भी अच्छी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है बायोलॉजी का बच्चा भी फिजिक्स में 100 मार्क्स लाता, ठीक। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ V और I, इस ग्राफ में आपको बताना है T1 और T2 के बीच क्या रिलेशन है। क्लियर, ओम्स लॉ का ग्राफ है फॉर द सिंगल वायर एट द डिफरेंट टेम्परेचर्स। उन डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आप देखिए, आपको बताना है कि T1 और T2 के बीच रिलेशन क्या है, ठीक है। tan और cot को छोड़ दीजिए, अब डायरेक्ट सुनिए T1 और T2 के बीच क्या रिलेशन है। आप खुद देखो, ये देखिए, ये यहाँ पर इन दोनों ग्राफ के लिए यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, दैट इज B डैश कंसीडर कर लिया। इस B डैश पोटेंशियल पर ये जो ग्राफ है, ठीक, इस ग्राफ में आप देखिए करंट का, ये देखिए करंट कम है ज्यादा, और आप इस ग्राफ में देखिए करंट कम है ज्यादा, ठीक है। अगर ग्राफ बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं, ठीक है, कि ये ग्राफ इधर भाग रहा है, करंट की तरफ भाग रहा है, तो इसका मतलब करंट ज्यादा है, ठीक है। अब करंट किस में ज्यादा है, करंट T2 में ज्यादा है, ठीक। एक ही पोटेंशियल पर अगर आप देखेंगे यहां से, तो देखिए एक ही पोटेंशियल पर आप करंट को देखिए, यहाँ पर करंट कम है और यहाँ पर करंट ज्यादा है, ठीक। तो अब आप देखिए T2 जो ग्राफ है, एक ही पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, उस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर करंट ज्यादा है और यहाँ पर करंट कम है, ठीक है। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V अपॉन R, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट, ठीक है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है करंट। तो जिस ग्राफ में करंट कम है उसमें रेजिस्टेंस हाई होगा, उसमें रेजिस्टेंस हाई होगा, क्लियर। तो अब आप देखिए, जिसमें रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें टेम्परेचर हाई होगा, बाकी सारी कंडीशन सेम है, ठीक है। जिसमें करंट लो है उसमें रेजिस्टेंस हाई होगा। अब रेजिस्टेंस अगर हाई है तो टेम्परेचर हाई होगा, और आपका जो रिलेशन आएगा T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 टेम्परेचर हाई है T2 से, ये रिलेशन आपको ऑप्शन में पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है ऑन द ओम्स स्टेटमेंट, ओम्स लॉ पर। अब हम क्वेश्चन जिसने भी किया आपसे उसने सब कुछ पूछ लिया, ओम्स लॉ क्लियर है, टेम्परेचर डिपेंडेंस क्लियर है, करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्लियर है। आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से भी एवेल्युएट कर सकते हो, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से भी आप सॉल्व सकते हो, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो tan और cot को हटा के, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। अब आप ओम्स स्टेटमेंट पढ़ चुके, और ओम्स स्टेटमेंट के आप देखिए आगे एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ बार हम लोग यूज करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है भाई। तो अब ओम्स स्टेटमेंट के बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम आपके सामने बोलते हैं, जैसे नॉर्मल सी बात है, ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्चुअली किताब के क्वेश्चन से आप उठा के रटते हो उससे नहीं होता, ठीक है। जो क्वेश्चन टीचर आपको कराता है एट द रैंडम, उसी समय बनाया आपके सामने क्वेश्चन, अब आप उसके लिए प्रिपेयर्ड तो है नहीं, ठीक, प्रिपेयर्ड नहीं है ना, किसी बुक से करके आए हो, आप उसी समय इमीडिएट क्लास में सोचना है। जब इमीडिएट क्लास में सोचना है तो उससे आपकी फिर स्किल डेवलप होती है। स्किल बाद में नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए क्लासरूम के बाहर, एंड आफ्टर दैट टीचर के सामने जो आप सॉल्व करते हैं उसका इफेक्ट ही अलग होता है, ठीक है। तो जब आप वीडियो देखें तो बिल्कुल अलर्ट होकर कॉपी लेके बैठें और अलर्ट मोड में ऐसे बैठें जैसे कि आप क्लास में बैठे, एंड आफ्टर दैट फिर आप देखिए, फिर आप इफेक्ट फील करोगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है। अब आप इसको फिर 30 सेकेंड्स में दूंगा एंड आप ट्राई करोगे। टू वायर्स, ध्यान से सुनिए, और सबसे बात की सुनने की बहुत अच्छी हैबिट डालिए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों में मैं देखता हूँ प्रॉब्लम है, क्लास में जब बैठते हैं तो क्लास में बैठने का पोस्चर, और क्लास में 45 मिनट से 40 मिनट्स की जो क्लास होती है उसमें टीचर के साथ, ठीक है, जो आपका अटेंशन लेवल होना चाहिए
वो मेंटेन नहीं हो पाता। ठीक है, उसकी वजह से फिजिक्स एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। बिल्कुल एग्जैक्ट आप क्या करेंगे, अपनी स्किल को अलर्ट मोड में बैठिए, बिल्कुल वैसे जैसे कि कोई रेलवे फाटक है, उस पर गेटमैन भी नहीं है और गेट भी नहीं है, ट्रेनें आ रही हैं जा रही हैं। अब आप वहां से गुजरोगे तो बहुत अलर्ट होकर गुजरोगे, तो इसी कंडीशन से आप बैठिए, एकदम अलर्ट मोड में आप बैठिए, कहीं भी कुछ भी घटित हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें बिल्कुल अलर्ट रहना। अब आप देखिए 2 वायर्स, ठीक है, ऑफ डिफरेंट लेंथ। ठीक है, 2 वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस आर कनेक्टेड विद द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, आर कनेक्टेड विद द सेम, मैं लिख देता हूं, चलिए। 2 wires having the length are in the ratio L1 by L2, 1:2. Area of cross sections are in the ratio 3:5. Area of cross sections are in the ratio 3:5. यहाँ से आपको हिंट मिल रही है बाय द वे, अगर लैंग्वेज की फॉर्म में बोलता तो आपको हिंट नहीं मिलती। ठीक है, अब आप देखिए 2 wires having the length are in the ratio 1:2 and area of cross sections are in the ratio 3:5. Are connected in the circuit with the same potential difference V. Connected in the circuit with the same potential difference V. Find the ratio of the resistance offered by these wires. आपको निकालना है R1 by R2, R1 by R2 फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, कहने को बेसिक सा क्वेश्चन है, बट आप इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे और फार्मूला अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, सीधे सीधे आप डिवाइड करेंगे। अब आप देखिए R1 R2 का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, R1 R2 का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, कल मैंने आपको फार्मूला बताया था, R1 रो L1 अपॉन A1 हो जाएगा और R2 रो L2 अपॉन A2 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए R1 by R2, ठीक है, रो L1 अपॉन A1 रो L2 अपॉन A2। ठीक है, रिजल्ट आ गया L1 अपॉन L2 इनटू A2 by A1, L1 by L2 इनटू A2 by A1। ठीक है, और यहां से R1 और R2 का रेशियो क्या आ जाएगा, L1 by L2 आपको गिवन है 1/2 एंड A1 by A2 गिवन है 3/5, तो A2 by A1 क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, अब आपका R1 और R2 का रेशियो कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 5/6। बिल्कुल बेसिक सी बात हो रही है, जिसमें आप बिल्कुल नॉर्मल 12th लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर नीट और जेईई की बात नहीं हो रही। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए आपके पास रिजल्ट है। आफ्टर दैट इसी क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करता हूं, 2 वायर्स हैविंग द लेंथ आर इन द रेशियो 1:4 and radius of cross sections are in the ratio 3:5. Radius of cross sections are in the ratio 3:5. Are connected with the same potential difference. Connected with the same potential difference. Copy और पेन लेके बैठिए। Connected with the same potential difference. Find the ratio of the current drawn from these conductors. Find the ratio of the current drawn from these conductors. क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया है। ठीक है, 2 wires having the length are in the ratio 1:4. Radius of cross sections are in the ratio 3:5. Are connected in the circuit with the same potential difference. Find the ratio of the current drawn from these conductors. अब आपको फाइंड आउट करना है करंट का रेशियो। अभी अभी आपने उनसे स्टेटमेंट कंप्लीट किया है जिसमें करंट का रिजल्ट आप लेके बैठे हो। ठीक है, क्वेश्चन वही है और उसमें हल्का सा चेंज कर दिया आपके सामने। ठीक है, तो अब आपके पास रिजल्ट है। अगेन I का फार्मूला है I इज इक्वल टू B अपॉन R। अब I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस सेम है B अपॉन R1। I2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस सेम है अपॉन R2। ठीक है, करंट का रेशियो हमने आपसे पूछा है, तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू B अपॉन R1 B अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 by R1। ठीक है ना, अभी रिजल्ट R2 by R1 आ गया, इसको ब्रेक कर देते हैं। रो L2 अपॉन A2 रो L1 अपॉन A1।
थोड़ा चेंज कर दिया, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2 को हटाइए, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R2 स्क्वायर रो L1 अपॉन पाई R1 स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आपके पास रिजल्ट है ये, और इसमें आप देखिए ये कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट। रिजल्ट हमारे पास है L2 बाई L1 इनटू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज डाल दीजिए, L2 बाई L1, ठीक है, एंड R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, दैट इज I1 अपॉन I2 is equal to L2 by L1 4:1 into R1 by R2 3 by 5 का स्क्वायर, 3 by 5 का स्क्वायर 9 by 25, 9 into 4, ठीक है, 36 by 25 is the ratio of I1 and I2, 36 by 25 ये I1 और I2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब आप देखें हल्की सी चेंजिंग इस तरीके से घुमाते फिराते रहते हैं, जिससे कि अगर आप बोर्ड में किताब लेके चले जाओ कुछ नहीं होने वाला, फिजिक्स में पास आउट भी नहीं होंगे अगर आपने सही से कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए ओम्स लॉ, अब पूरे चैप्टर में आपको सब जगह दिखेगा। आफ्टर दैट अब रेजिस्टेंसेस आपने पढ़े, अब रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन आगे बढ़ाते हैं। ठीक, रेजिस्टेंसेस को आप ज्वाइन करते हैं सीरीज में एज वेल एज इन पैरेलल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जिसको हम लोग पीछे छोड़ के आए उसमें हम कंडेंसर्स, कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल में जोड़ चुके हैं। अब सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, वहां पर कंडेंसर्स थे, कैपेसिटर्स थे, और यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंसेस हैं। तो अब आप देखिए जो रेजिस्टेंस का हम डिस्कशन पूरा डिटेल में कर चुके हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है, और ये कॉम्बिनेशन R1 और R2 का या R3 का सीरीज में और पैरेलल में आपको पढ़ना नेसेसिटी है। ठीक है, भले ही आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, बट कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, एंड आफ्टर दैट इसका एप्लीकेशन IIT तक जाता है, एडवांस तक जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल डिफर होता है, कॉन्सेप्ट आपके यही रहते हैं। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेते हैं रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन। ठीक, कॉम्बिनेशन कई जगह है, आप एक जगह हैंडल कर लीजिए और एक से आप सारे रिजल्ट्स को याद रखिए। ठीक, मैं सारे रिजल्ट्स आपको नहीं कंबाइन करा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सिर्फ 12th की, ठीक, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर जा रहा हूं माइंड क्वेश्चंस के थ्रू, बाकी कंप्लीट फोकस है आपका CBSE 12th। क्लियर, तो अब आप देखिए ऊपर ले जाऊंगा तो उसका मतलब फिर वो नीट, और नीट में आपको थोड़ा ही ऊपर जाना है, 12th के बाद थोड़ी सी पॉलिश करनी है, एंड 12th को पॉलिश कर दोगे तो आपका नीट 100% में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर ये आपके पास कॉम्बिनेशन आता है। नंबर फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस। सीरीज देखिए भाई, R1 R2 R3 R4 कितने भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, R1 R2 R3। ठीक, ये रेजिस्टेंसेस हैं, कनेक्ट किए आपने कुछ सेल से या बैटरी से, इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा V1 V2 V3। ठीक है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 क्यों होगा, जब आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो सीरीज में तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है बट करंट सेम रहती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में जब हमने कंडेंसर्स को जोड़ा था सीरीज में, इन दिस कंडीशन वहां पर करंट तो था नहीं, वहां पर चार्ज था, तो वहां पर चार्ज सेम था। ठीक है, बट पोटेंशियल डिफर कर रहा था। अब पोटेंशियल डिफर क्यों करता है, आप देखिए ये करंट सेम है। ठीक है, पोटेंशियल डिफर क्यों करता है। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच पहले क्यों पढ़ाई जाती है, बट बाय द वे, ठीक है, हम सेकंड पर आ चुके हैं, उसके पीछे रीजन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्सेप्ट हमारे इस यूनिट में यूज होते हैं, बट मैं शॉर्ट में आपको आइडिया देता हूं। कहीं भी अगर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज ये पॉजिटिव नेचर का है, इस पॉजिटिव नेचर के चार्ज से अगर आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल का फार्मूला है V = KQ/R। ठीक है, K वही कांस्टेंट है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। अब आप देखिए इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग, अब आप किसी पॉजिटिव चार्ज से आगे डिस्टेंस बढ़ती है तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा और पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, R बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम होता चला जाता है। तो अब आप देखिए ऐसे ही ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड है।
अभी चार्ज है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूर तक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर आप ट्रेवल करते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। अब आप देखिए पॉजिटिव चार्ज से आप दूर जा रहे हो, जब आप पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव टर्मिनल से दूर जा रहे हो तो उस कंडीशन में पोटेंशियल यहाँ और यहाँ और यहाँ वेरी करेगा। ठीक है, सब जगह वेरी करेगा क्योंकि डिस्टेंस वेरी कर रही है, सामने कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसीलिए बट पाथ एक है, रास्ता एक है, इसलिए क्या होगा, करंट का जब पाथ एक है, मैंने आपसे कहा था कि इसको हमेशा लिक्विड से कंपेयर करना। ट्यूब एक है और एक ट्यूब से लिक्विड पास कराना है, बीच में डिवाइसेस आ रही हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर ट्यूब कॉमन है तो कॉमन ट्यूब है तो हर डिवाइस को इक्वल लिक्विड मिलेगा, मींस करंट सेम होगी। अब करंट सेम होगी तो उस कंडीशन में आप देखिए करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स में हम लोग दो एडिशंस करते हैं, एक वेक्टर सम और एक अलजेब्रिक सम। वेक्टर सम कब करते हैं, अलजेब्रिक सम कब करते हैं, जब फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है उसको ऐड करते हैं तो अलजेब्रिक सम करते हैं, जब फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है उसको ऐड करते हैं तो वेक्टर सम होता है। अलजेब्रिक सम छोटे क्लासेस से 6, 7 से स्टार्ट हो जाता है, 2, 3, 4 को आप ऐड करते हो। ठीक है, अर्थमेटिक में। बट वेक्टर सम स्टार्ट होता है 11th लेवल में, 11th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस होता है वेक्टर एडिशन। फिजिक्स में आपने पढ़ा है काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक है ना, तो अब ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ इनमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं पूरे सर्किट का तो क्या करेंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V IR के इक्वल होता है, IR1 IR2 IR3, I कॉमन और कैंसिल्ड, रिजल्ट आया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 in series combination of the resistance equivalent resistance is given by R is equal to R1 plus R2 plus R3। डायरेक्टली ऐड होता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड होता है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे बढ़ते हैं, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन 10th लेवल से इंट्रोड्यूस हो चुका है, बट आप 12th लेवल में हैं तो अब ये क्वेश्चन के थ्रू ऊपर जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, अब हम इनको कंबाइन करते हैं पैरेलल में, तो देखिए फॉर दैट ये रेजिस्टेंसेस हैं, इनको आपने सिंगल पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद देन अब आप देखिए ये डायरेक्टली जुड़े हैं बैटरी से और सारे कंडक्टर्स के एंड एक ही पॉइंट पर है। अब सारे कंडक्टर्स के एंड एक ही पॉइंट पर है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा बट जो मेन करंट है वो यहाँ से बढ़ेगी, तो मेन करंट आगे बढ़ेगी तो ब्रांच लाइंस में डिवाइड हो जाएगी। अभी किरचॉफ लॉ से और पढ़ेंगे। ठीक है, तो I आगे बढ़ेंगे तो डिवाइड हो जाएगी, I1 I2 I3 में रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है। अब आप देखिए करंट स्केलर क्वांटिटी है बट अजीब सी बात लग रही है। कल हमने आपसे कहा था डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोर्ड आपसे क्वेश्चन भी कर सकता है डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। अब जब आपसे डायरेक्शन ऑफ करंट पूछी जा रही है, ठीक है, तो अब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि करंट स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, करंट स्केलर है ये वेक्टर है। अगर आपसे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन किया जाए बताइए करंट स्केलर है वेक्टर, आपको करंट अपने 12th लेवल में स्केलर कंसीडर करना है, भले आपका जेई का पेपर है, आपका नीट का पेपर है। ठीक है, करंट कभी ऐसे कभी डायरेक्शन शो करती है और कभी डायरेक्शन शो नहीं करती है। ठीक है, इन क्वांटिटीज को टेंसर कहते हैं। ठीक है, अब टेंसर आपके सिलेबस से बाहर की चीज है, आपने इस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, आपको सिर्फ इस चैप्टर के अंदर करंट देखना है, किसकी फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। बट अगर डायरेक्शन आपसे पूछते हैं तो डायरेक्शन आप बता दोगे कि डायरेक्शन कहाँ होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। डायरेक्शन अगर पूछे तो डायरेक्शन बता दीजिए, बट आपने इसको यूज करना है एज ए स्केलर। जब आप करंट को ऐड करोगे तो वेक्टर सम नहीं करोगे, क्या करोगे, अलजेब्रिक सम करोगे। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तभी आप ऊपर उठ सकते हो। ठीक, अब आप देखें यहाँ पर, क्योंकि आप देखिए मैंने आपसे कहा था करंट की डायरेक्शन, ठीक, तुरंत आपके दिमाग में अगर थोड़ी सी स्किल साइड हो कि सर कह रहे हैं करंट की डायरेक्शन होती है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर कह रहे हैं करंट स्केलर होती है। करंट डायरेक्शन शो करती है, कहीं पर शो नहीं करती। क्रॉस सेक्शन पर जब ये होती है तो डायरेक्शन शो करती है, वह बंडल बना लीजिए वायर का। ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर डायरेक्शन शो नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में आप देखिए ये यहाँ पर हमेशा कंसीडर होगी स्केलर। ठीक, आपके 12th लेवल में इसको क्या कंसीडर करना, स्केलर क्वांटिटी। अब हम पूरे सर्किट की करंट को निकालना चाहेंगे I को, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, इस I की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आप देखिए I इज इक्वल टू B अपॉन R, B अपॉन R1, B अपॉन R2, B अपॉन R3। यहां से B कॉमन और कैंसिल्ड, रिजल्ट फॉर रेसेंस 1 by R, 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अब आप इसको टोटल नहीं कर सकते, टोटल वर्ड यूज नहीं करोगे आप, इसको वर्ड यूज करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कहीं भी अगर मोर देन वन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, डीसी करंट फ्लो कर रही है, सेल से जो करंट होती है वो डीसी होती है। जब डीसी करंट फ्लो कर रही है किसी भी सर्किट में, तो उस कंडीशन में पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है, जब सर्किट में मल्टीपल रेजिस्टेंस होते हैं तो पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, टोटल रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं। ठीक है, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन पैरेलल एज वेल एज इन सीरीज। ये रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो अब जब आप वायर्स को, कंडक्टर्स को जोड़ते हैं सीरीज में या फिर पैरेलल में, इन दिस कंडीशन रेजिस्टेंस का फार्मूला, कंबाइंड रेजिस्टेंस का फार्मूला आपके सामने आ चुका है। ठीक, अब आप देखिए क्वेश्चन जो मैं आपको बोलता हूं, 12th नीट जेई तीनों के लिए हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान सुनिए, मैं स्टेप पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा। ठीक है, आपको हिंट भी मिल जाएगा, शॉर्ट में लिख रहा हूं आपके सामने, और हिंट देने के बाद आंसर ट्राई करिए। जब आप वीडियो देखें, कॉपी बार बार कह रहा हूं, कॉपी लेके बैठें। अब वायर हैविंग द रेजिस्टेंस R, वायर हैविंग द रेजिस्टेंस R, लैंग्वेज नहीं लिख रहा, इज कट इन n इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स कर दिए? n पार्ट्स, कट इन n इक्वल पार्ट्स। When all the parts are joined in parallel, equivalent resistance is R2. When all the parts are joined in series, equivalent resistance is R1. Find R1 upon R2. A wire having the resistance R is cut in n equal parts. When joined in parallel, equivalent resistance is R2. पैरेलल में है तो R2, और उसके बाद सीरीज में है तो R1। आपको बताना है R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ट्राई करिए 30 सेकंड्स के अंदर। एंड आफ्टर दैट जब आप किसी क्वेश्चन को सोचते हैं, सोचना ही मेन कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, जब आप सोचेंगे तभी आप कुछ करोगे। क्लियर? तो अब आप देखिए, इसको आप सोचिए, कट किया है आपने n इक्वल पार्ट्स में। जब किसी भी वायर को कट करते हो, एग्जैक्ट कट करते हो, तो एग्जैक्ट कट करने में क्या होता है, क्रॉस सेक्शन नहीं कटता। जब क्रॉस सेक्शन नहीं कटता तो रेजिस्टेंस को उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो अब आप देखिए, जब आपने इसको n पार्ट्स में कट किया, एक पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया R डैश इज इक्वल टू R by n। सिंगल पीस का रेजिस्टेंस कितना आया? R by n। ऑल द वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस R by n आर जॉइंड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R1। अब आप देखिए, R1 इज इक्वल टू R by n, R by n, R by n, और आप सोच सकते हो, बहुत अच्छी बात है, n into R by n। ठीक है, R1 इज इक्वल टू क्या आ गया? R। ठीक, जब सीरीज में ज्वाइन किया, रेजिस्टेंस आपको वापस मिल गया, काटा उसके बाद दोबारा जोड़ दिए, रेजिस्टेंस तो भाई वापस मिल जाएगा। दैट मींस R1 कितना आ गया? R के इक्वल, व्हेन ज्वाइन इन पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज R2। अब 1 by R2, 1 by R by n, यहां पर आप हटकेंगे, 1 by R by n, 1 by R by n, कितनी बार? n टाइम्स, इज इक्वल टू n by R by n। रिजल्ट आया n स्क्वायर by R। अब आप इसका रेसिप्रोकल करिए तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R2 इज इक्वल टू R by n स्क्वायर। R2 की वैल्यू क्या आ गई? R by n स्क्वायर। नाउ R1 अपॉन R2 फाइंड आउट करना है, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R अपॉन R by n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर इज टू 1। ठीक है, अब अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं एंड आफ्टर दैट इनका रेशियो निकालते हैं, रिजल्ट है n स्क्वायर इज टू 1। और ये क्वेश्चन वैल्यूएबल क्वेश्चन है, आप देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसी में बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस फोल्ड कर सकता हूँ। ओके, अब आप देखिए, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चंस अभी कंटिन्यूटी में हैं। ठीक है, ओम्स लॉ कंप्लीट किया, उसके बाद देन उसको रेजिस्टेंस के साथ इन्वॉल्व किया, एंड आफ्टर दैट अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कंटिन्यूटी में है, और मूवमेंट कंटिन्यूटी में है तो बाकी चीजें हम जानेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके,
ठीक, इसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें इन्वॉल्व होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज वेल एज रेशंस ऑफ द कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कंडीशंस के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। ओके बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।